प्रिय विद्यार्थियों, द्रव अवस्था के अध्याय में हम पढ़ रहे थे विभिन्न प्रकार के अंतराण्विक बल। उसमें हमने अंत में पढ़ा था आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण, जिसमें मैंने बताया था कि यह एक आयन और प्रेरित द्विध्रुव के बीच का आकर्षण है। मीन्स एक आयन अध्रुवीय अणु के संपर्क में आता है तो उस अणु को ध्रुवित कर देता है, अर्थात उसके इलेक्ट्रॉन अब्र को विकृत कर देता है। इस प्रकार इनकी पारस्परिक क्रिया से प्राप्त ऊर्जा को निम्नलिखित सूत्र से दिया जाता है। U बराबर -1/2 अल्फा ई स्क्वायर अपॉन R4। अल्फा क्या है? अणु की ध्रुवणता। ई क्या है? आयन पर आवेश। और R क्या है? आयन तथा प्रेरित द्विध्रुव के मध्य की दूरी। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, प्रेरित द्विध्रुव का मतलब है अणु पहले ध्रुवित नहीं है लेकिन आयन के संपर्क में आने से ध्रुवित हुआ है, अर्थात उसमें ध्रुवता प्रेरित की गई है। इस प्रकार के आकर्षण आयनिक या ध्रुवीय अणुओं की अध्रुवीय विलायकों में विलेयता को समझाने में महत्वपूर्ण है। क्या मतलब कि आयनिक एवं ध्रुवीय अणुओं का किसमें विलेयता? अध्रुवीय विलायकों में, जो कि सामान्यतः बहुत कम होती है। ठीक है। उसके बाद हम आकर्षण के अलावा एक प्रतिकर्षण और होता है, उसे कहते हैं अंतराअणुक प्रतिकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर रिपल्सन फोर्सेज। देखिए, अबंधित अणुओं के परमाणुओं के मध्य, अबंधित माने जिनमें बंध नहीं बना हुआ, नाभिक नाभिक प्रतिकर्षण होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है, और इसके कारण बहुत ही वीक प्रकृति के प्रतिकर्षण बल भी पाए जाते हैं। मीन्स आकर्षण के साथ साथ प्रतिकर्षण भी होगा। किसमें? अबंधित अणुओं के परमाणुओं के बीच, नाभिक नाभिक प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण। इन्हें निम्न सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है। E बराबर +K/R⁴ यहाँ पर n का मान 9 से लेकर 12 तक होगा। इन प्रतिकर्षण बलों की प्रबलता, सामर्थ्य इतनी कम होती है कि ये आकर्षण बलों की तुलना में नगण्य होते हैं, नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू अट्रैक्शन फोर्स। अब हम एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर चलते हैं, द्रवों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स। इसके ऊपर सामान्यतः परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, द्रव अवस्था है वो आप जानते हैं ठोस और गैस अवस्था के बीच की है, मध्यवर्ती। क्या अर्थ हुआ कि इसमें कुछ गुण ठोसों के समान होते हैं द्रव में, और कुछ गुण गैसों के समान होते हैं। अब द्रवों की संरचना को समझाने के लिए दो सिद्धांत प्रयुक्त किए गए हैं। एक है बर्नेल तथा स्कॉट का सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत है यहाँ पर आयरिंग का सिद्धांत। सबसे पहले हम बात करें बर्नेल तथा स्कॉट का सिद्धांत। ये सिद्धांत द्रव के अणुओं में अव्यवस्थित संकुलन पर आधारित है। मीन्स द्रव के अणुओं में जो पैकिंग है, संकुलन है, वो अव्यवस्थित है। पैकिंग का मतलब व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्थित है। बर्नेल ने एक बताया कि द्रवों के अणु अव्यवस्थित रूप से अपेक्षाकृत पास पास रहते हैं। क्या मतलब हुआ? पास पास तो हैं लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित है। इनमें देखिए क्या होता है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में जो कण है, वो एक उदाहरण दे रखा हमने चित्र में, एक के चारों ओर सामान्य निकटतम पैकिंग व्यवस्था के अनुसार 6 कणों के स्थान पर केवल 5 कण व्यवस्थित है। क्या मतलब हुआ कि अगर ठोसों के अनुसार देखें तो 6 कण होंगे इसके चारों ओर, यहाँ कितने हैं? 5। ठीक है। अब इससे क्या होगा? देखिए, आप देखिए ठोस का हमने चित्र दिया, इसमें आपको 6 कण दिखाई दे रहे हैं और द्रव में 5 कण। ठीक है। इस एक कण की व्यवस्था गड़बड़ा जाने से पूरे ठोस की व्यवस्था बिगड़ जाती है। ठोस में 6 है और द्रव में 5 है, तो इस एक कण के कारण पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसीलिए क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक तीक्ष्ण होते हैं, निश्चित होते हैं, क्योंकि गलनांक पर एक कण द्वारा अपना स्थान छोड़ने से पूरा क्रिस्टलीय ठोस पिघल जाता है। एक कण जब अपना स्थान छोड़ता है तो
तो क्रिस्टल ये ठोस पिघल जाते हैं। यद्यपि क्रिस्टल की अपेक्षा द्रव अवस्था में अव्यवस्था बहुत है, मतलब क्रिस्टल की तुलना करें द्रव अवस्था से तो उसमें द्रव में अव्यवस्था है, फिर भी द्रव में लघु परास व्यवस्था पाई जाती है, शॉर्ट रेंज, कुछ दूरी तक व्यवस्थित होता है। परंतु दीर्घ परास में देखें तो अव्यवस्था होती है। दीर्घ परास में देखें तो अव्यवस्थित होता है। एक्स रे डिफ्रैक्शन, एक्स किरण विवर्तन द्वारा ठोस हीलियम तथा द्रव हीलियम के लिए अंतराजालक दूरी के मान निकाले गए, ये पाए गए 3.22 एंगस्ट्रॉम एवं 3.13 एंगस्ट्रॉम। इससे इस बात की पुष्टि होती है, ये बात सिद्ध होती है कि द्रवों की व्यवस्था में ठोसों से काफ़ी समानता पाई जाती है। मीन्स द्रव की व्यवस्था और ठोसों की व्यवस्था काफ़ी समान होती है। द्रवों की संरचना में जो समन्वय संख्या हमने ठोस में पढ़ी है वो द्रवों के लिए 4 से 11 के बीच परिवर्तित होती रहती है। कहाँ से कहाँ तक? 4 से 11 तक। ओके, अगला सिद्धांत आता आयरिंग का सिद्धांत। तो आयरिंग नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1933 में द्रवों में एक धारणा दी, मुक्त आयतन की धारणा। क्या धारणा दी? मुक्त आयतन, फ्री वॉल्यूम। उन्होंने कहा कि द्रवों में रिक्त स्थान होते हैं और उसके लिए उन्होंने क्या नाम दिया? मुक्त आयतन। रिक्त स्थान होते हैं जिसे उन्होंने मुक्त आयतन नाम दिया। ये स्थान आणविक आकार के होते हैं, अणुओं के आकार के, तथा द्रव में अव्यवस्थित रूप से बिखरे होते हैं, फैले होते हैं, अव्यवस्थित रूप से फैले होते हैं। और ये संपूर्ण द्रव के आयतन की तुलना में इसके अणुओं का वास्तविक आयतन 30% कम होता है। मतलब अगर अपन देखें द्रव के आयतन की तुलना में वास्तव में कितने परसेंट कम होता है? एक्चुअल आयतन 3%, अर्थात द्रव अवस्था में अणुओं के मध्य रिक्त स्थान का कुल आयतन 3% होता है, तो 3% जगह खाली रहती है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से हो जाती है कि जब किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित करते हैं तो उसके आयतन में सामान्यतः 10% की वृद्धि होती है तथा अंतराणक दूरी में लगभग 3% की वृद्धि होती है। मीन्स इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है वो 3% बढ़ता है ठोस से द्रव बनाने पर। अर्थात पूरे आयतन में द्रव के अणु होते हैं परंतु 3% आयतन में अणु नहीं होते। पूरे आयतन में होते हैं लेकिन कितने में नहीं होते? 3%। आयरन ने यह भी बताया कि किसी रिक्तता, इसको अपन ने का रिक्तता वर्ड यूज किया, इस स्थान पर रिक्त द्रव अणु गैस की भांति व्यवहार करते हैं। रिक्तता के पास क्या होता है? जो द्रव के अणु स्थित होते हैं, रिक्तता के पास जो द्रव के अणु स्थित होते हैं वो गैस की भांति व्यवहार करते हैं, जबकि अन्य अणु जिनमें रिक्तता नहीं होती वे ठोसों की भांति व्यवहार करते हैं। अतः गैस में ठोस और द्रव दोनों के गुण पाए जाते हैं। गैस में ठोस के गुण भी हैं और द्रव के भी। यदि मान लें अपन Vl और Vs द्रव एवं ठोस अवस्था में मोलर आयतन है, L फॉर लिक्विड और S फॉर सॉलिड, तो मुक्त आयतन के पास वाले अणुओं का आयतन क्या होगा? मुक्त आयतन के पास वाले अणुओं का आयतन Vl माइनस Vs अपॉन Vl, जो गैसों की भांति व्यवहार करेंगी। किसकी भांति व्यवहार करेंगे? गैसों की भांति। और शेष Vs अपॉन Vl अणु ठोस की भांति व्यवहार करेंगे। Vs अपॉन Vl किसके समान व्यवहार करेंगे? ठोस की भांति। अब देखिए, ताप बढ़ाने पर वाष्प का घनत्व तो बढ़ता है, ठीक है, तथा द्रव में रिक्तता भी बढ़ती है। भाई ताप बढ़ाओगे तो वेपर्स ज़्यादा बनेंगी और रिक्तता भी बढ़ेगी द्रव में। और एक स्थिति आएगी जिसे हम क्रांतिक ताप कहते हैं, उस पर द्रव और वाष्प का घनत्व समान हो जाता है। द्रव और वाष्प का घनत्व समान हो जाता है। साम्यावस्था पर वाष्प व द्रव का औसत घनत्व ई एवरेज लगभग स्थिर रहना चाहिए। साम्य पर वाष्प और द्रव का औसत घनत्व क्या रहना चाहिए? लगभग स्थिर। लेकिन वास्तव में ताप में वृद्धि के साथ ये थोड़ा घटता है। वास्तव में क्या होता है? ताप में वृद्धि के साथ ये थोड़ा कम होता है। इस रेखीय कमी को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। तो इसको रो एवरेज इक्वल टू रो जीरो माइनस अल्फा टी। यहाँ रो जीरो और अल्फा क्या है? कांस्टेंट है, जो कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। और इस संबंध को सरल रेखीय व्यास का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल रेखीय व्यास का नियम, लॉ ऑफ रेक्टेंगुलर डायमीटर। समानित ताप और समानित दाब के रूप में
कुछ गैसों के लिए इस नियम को निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। सामान्य ताप और सामान्य दाब के रूप में कुछ गैसों के लिए इस नियम को निम्न प्रकार दर्शाया जाता है, जो कि चित्र में दिया हुआ है। आयरिंग ने द्रव व ठोस अवस्था के आयतनों Vl और Vs के आधार पर द्रव की ऊष्माधारिता की गणना की। Vl माने लिक्विड का वॉल्यूम, Vs माने ठोस का वॉल्यूम। उसके आधार पर द्रव की क्या ज्ञात की? ऊष्माधारिता। उसके लिए क्या सूत्र है? Cv इक्वल टू Vs अपॉन Vl इंटू 3R प्लस Vl माइनस Vs अपॉन Vl 3/2R। यहाँ पर R क्या है? गैस कांस्टेंट। और इस सूत्र से जो मान प्राप्त होते हैं तो वो प्रायोगिक मानों के लगभग समान होते हैं। क्या होते हैं? लगभग समान। इससे इस सिद्धांत की भी पुष्टि हो जाती है। धन्यवाद।